इस वीडियो के अंदर हम जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज सिस्टम, उस पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो हमें आनी चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बोर्ड के अंदर, स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जेईई, नीट, इनके अंदर ये एनर्जी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल जो हैं वो भी आते हैं और इनसे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें पूछी जाती है। ओके, और वैसे भी जो हमारी फिजिक्स है, जो साइंस है, उसका जो रूट है वो यही है, एनर्जी एंड मटेरियल। एनर्जी और मटेरियल, इससे ही पूरी फिजिक्स बनी है। ओके, तो इसलिए एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ढंग से समझना है हमें। ओके, तो कल हमने पढ़ा था कि कोई भी चार्ज है, उसकी सराउंडिंग में, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी लोकेशन पे पोटेंशियल होता है। पी पॉइंट पे, यहाँ पे हम पी पॉइंट ले रहे हैं, इसकी सराउंडिंग में जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी वो इन ऑल डायरेक्शन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है, बाहर भी आ रही हैं, अंदर भी जा रही हैं, लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, ऊपर नीचे हर तरफ है। ओके, इस 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक पॉइंट चूज़ किया, डेट इज़ पी पॉइंट, और ये पी पॉइंट Q1 चार्ज से r डिस्टेंस पे है। इस लोकेशन का जो पोटेंशियल है वो है पोटेंशियल Vp। द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू द सोर्स चार्ज, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और सोर्स चार्ज से कैसे रिलेट करता है, 1/4πε0 Q1/r। Q1 क्या है यहाँ पे, सोर्स चार्ज, और r क्या है, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। ओके, सो इस पॉइंट का पोटेंशियल है दिस क्वांटिटी। नाउ पोटेंशियल का मतलब क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल का मतलब यही है कि अगर इनफाइनाइट से हम कोई चार्ज को पकड़ के लाएंगे, उसको इस पॉइंट पर लेके आते हैं, तो उस पर हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। इस चार्ज पे हम फोर्स लगाएंगे और इसको डिस्प्लेस करेंगे। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी हम क्या कर रहे हैं, इस पर वर्क कर रहे हैं। तो इस पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली वर्क करेंगे, इनफाइनाइट से इस पी पॉइंट तक लाने के लिए इस पर वर्क करेंगे। तो इस पर जितना हम वर्क करेंगे, वो अमाउंट ऑफ वर्क, वो एनर्जी इस पॉइंट तक इस चार्ज को लाने में जो हमारी एनर्जी खर्च होगी, डेट इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। तो ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है विथ हेल्प ऑफ वर्क डन। जो अभी हमने इस पे वर्क किया इस पॉइंट तक लाने के लिए, उस वर्क को एक्सटर्नल वर्क कहते हैं जो हम लगा रहे हैं। ये जो हम इस पे वर्क कर रहे हैं इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल वर्क। क्यों? क्योंकि ये वर्क हम एक फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, और वो फोर्स कौन सा है, रिपल्शन का फोर्स। ये दोनों अगर सिमिलर चार्जेस हैं, दिस Q1 इज पॉजिटिव चार्ज, इफ Q2 इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, तो इस Q2 चार्ज को जब हम अंदर लेके आएंगे इनफाइनाइट स्पेस से, तो इस पर कंटिन्यूसली रिपल्शन का फोर्स लगेगा। मान लेते हैं Q1 को तो हमने रेस्ट पे रख रखा है और इसको हमने मूव करने के लिए फ्रीडम दे रखी है। तो अगर इस चार्ज को हम लेके आते हैं, मूव करते हैं, तो इसके ऊपर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम अपना वाला फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस पे जो वर्क करेंगे, डेट विल बी नोन एज एक्सटर्नल वर्क डन। ओके, तो वो जो वर्क डन है वो इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और इस पॉइंट तक अगर हम चार्ज को ला रहे हैं, तो वो जो वर्क डन है वो हम कहाँ तक करेंगे, इस पॉइंट तक, इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने के लिए करेंगे। तो विथ हेल्प ऑफ दिस चार्ज, इसके ऊपर वर्क करके हम इस पॉइंट का पोटेंशियल बता देंगे कि इस चार्ज के ऊपर इस पॉइंट तक लाने में, इनफाइनाइट से इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में, इस पे जितनी भी एनर्जी खर्च होगी, जितना इस पे वर्क होगा, वो इस पॉइंट का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। अब चाहे हम इस पॉइंट से, इनफाइनाइट से चार्ज को इस लोकेशन पे लाए, चाहे नहीं लाए, वर्क डन इतना ही होगा। सपोज करते हैं इनफाइनाइट से इस चार्ज को यहाँ तक लाने में 100 जूल वर्क लगता है, 100 जूल एनर्जी खर्च होती है। तो 100 जूल एनर्जी अगर हमने खर्च नहीं भी करी है, तो भी इस पॉइंट की इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, कि इस पॉइंट तक लाना है तो 100 जूल एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जयपुर से दिल्ली का किराया है, जयपुर से दिल्ली पहुँचना है तो 500 रुपये किराया है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जयपुर से दिल्ली पहुँच गए, तो ये तो इन्फॉर्मेशन है कि दिल्ली अगर आपको पहुंचना है, फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, तो आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। वैसे ही इनफाइनाइट से अगर हमें इस पॉइंट तक आना है तो हमें कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, 100 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट की इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, 100 जूल पर यूनिट चार्ज। ओके, तो वो इस पॉइंट का क्या है, पोटेंशियल। याद
लास्ट वाले वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल को हम बता सकते हैं विथ हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज, बट अगर पोटेंशियल को कम ज़्यादा करना है तो इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द सोर्स चार्ज। ओके, क्योंकि पोटेंशियल किसका होता है, एक पॉइंट का, एक लोकेशन का, और वो लोकेशन किसकी होती है, सोर्स चार्ज की। तो सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम ज़्यादा करके या ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस को कम ज़्यादा करके हम पॉइंट की लोकेशन पोटेंशियल बता सकते हैं, पोटेंशियल को बढ़ा या कम कर सकते हैं। ओके, विथ हेल्प ऑफ द सोर्स चार्ज। सो इसके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका है, सोर्स चार्ज का। टेस्ट चार्ज से तो केवल हम यहाँ की वैल्यू बता सकते हैं, इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते पोटेंशियल को। ओके, तो ये सारी थ्योरी, ये सारा डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या है, हमेशा सवाल एक उठता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। पहले एक वीडियो बनाया था हमने, उसके अंदर हम ये पढ़ चुके हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे उसी चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं कुछ अलग तरीके से। देखिए, सिमिलर नेचर के चार्जेस होंगे अगर प्लस Q2 और Q1 सिमिलर नेचर के चार्जेस होंगे तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कैसा होगा, रिपल्शन वाला। ओके, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। ओके, एट इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना होगा, 0। अगर इन्फिनिटी के अंदर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करें, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे कितनी होगी, वो होगी 0। कैसे, देखिए, इन्फिनिटी से अगर हम इस चार्ज को पकड़ के यहाँ तक लेके आते हैं, Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आए, इसके ऊपर वर्क करा 100 जूल, तो इस पॉइंट तक लाने में हमारी कितनी एनर्जी खर्च हुई, 100 जूल एनर्जी। ये 100 जूल एनर्जी कहाँ गई, ये 100 जूल एनर्जी सिस्टम के पास स्टोर होगी एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अगर इसी चार्ज को वापस अगर हम इन्फिनिटी पे ले जाते हैं तो हम क्या करेंगे, ये चार्ज यहाँ से अपनी 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी को यूज में लेगा और धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाएगी और यहाँ से ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, वापस से इसकी एनर्जी कितनी हो गई, 0। तो इन्फिनिटी से लेके आए 100 जूल और यहाँ से फिर जब ये इन्फिनिटी पे गया तो यहाँ से यहाँ पहुँचा 10 जूल, इसने यूज़ में ले ली। फिर इसके पास बची कितनी, -90। फिर माइनस यहाँ पे 100 जूल एनर्जी इसके पास है, उसमें से 10 कम हो गई, फिर थोड़ी और कम हुई, फिर थोड़ी और कम हुई, फिर थोड़ी और कम हुई, ऐसे करते करते कहाँ पे आ गया, इनफाइनाइट पे आ गया चार्ज। तो जब ये वापस चार्ज इनफाइनाइट पे आ जाता है तो इस पूरे सिस्टम के पास वापस से एनर्जी कितनी हो गई, 0। याद रख लीजिए, एनर्जी कभी भी किसी एक सिंगल पॉइंट की या किसी सिंगल पार्टिकल की नहीं होती है, एनर्जी इज ऑलवेज रिलेटेड टू सिस्टम। तो इन्फिनिटी पे अगर एनर्जी 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इन्फिनिटी पे जो एनर्जी 0 है ये वो इस चार्ज की 0 है, नहीं, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी इन्फिनिटी पे कितनी है, 0। क्योंकि अगर Q1 चार्ज से Q2 चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी पे ले गए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो गया तो उस केस के अंदर रिपल्शन का फोर्स कैसा हो जाएगा, बिल्कुल वीक हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में फोर्स कैसा होता है, वीक होता जाता है। फोर्स का डिस्टेंस के साथ में क्या रिलेशन है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सो इफ R इंक्रीजेस, अगर R बिकम्स इनफाइनाइट तो फोर्स का क्या होगा, रिपल्शन वाले फोर्स का क्या होगा, 0। तो इनफाइनाइट पे रिपल्शन का फोर्स कितना हो गया, 0। अगर वहाँ पे हमें रिपल्शन का फोर्स नहीं मिलेगा तो हम जो वर्क करेंगे, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा के वर्क करेंगे, वो एक्सटर्नल फोर्स हम किसके अगेंस्ट लगाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द वर्क इज डन अगेंस्ट ए फोर्स। ओके, सो रिमेंबर दिस, whenever work is done by a force against a force, only then we can say that work is being done on the system. So किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर हमें काम करना है तो वहाँ पे सिस्टम के अंदर एक फोर्स होना चाहिए जो जिसके अगेंस्ट हमें फोर्स लगा के वर्क करना है। ओके, यहाँ पे कौन सा फोर्स है, वो रिपल्शन वाला फोर्स। सिस्टम के अंदर का फोर्स कौन सा है, रिपल्शन वाला फोर्स। उस रिपल्शन वाले फोर्स के अगेंस्ट हम अपना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और हमारा वर्क करेंगे, तभी हमारा वर्क कंसीडर होगा, तभी हमारा वर्क काउंट होगा कि हाँ हमने वर्क किया है। ओके, हमने सिस्टम पे वर्क कब किया, जब सिस्टम ने हमें अपोज किया और उस अपोजिशन के अगेंस्ट हमने अपना वाला फोर्स लगाया और उस पर वर्क किया। ओके, तो इनफाइनाइट पे अपोजिशन यानी रिपल्शन वाला फोर्स कितना हो जाता है, 0। तो अगर इनफाइनाइट पे हमें कोई अपोज नहीं कर रहा है तो हम किसके अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमारा वर्क डन कितना है सिस्टम के ऊपर, 0। तो वहाँ पे एनर्जी कितनी है, 0।
तो इनफाइनाइट पे जब ये Q2 चार्ज इनफाइनाइट पे था तब इस सिस्टम की पास कितनी एनर्जी थी? 0. So this energy is not related to only Q2 charge, this energy is related to Q2 and Q1 charge, यानी ये पूरे सिस्टम की एनर्जी है. So at infinite the system has potential energy 0. Okay, now इनफाइनाइट से हम चार्ज को कहाँ लेके आते हैं? P पॉइंट पे. देखिए वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हो रहा है. ये हम कब कहते हैं? देखिए द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम by an external agent against the electrostatic force of repulsion. जब हम रिपल्शन वाले फोर्स या किसी भी फोर्स के अगेंस्ट अगर हम अपना फोर्स लगाते हैं तो फिर जो हम वर्क करते हैं दैट वर्क इज नोन एज वर्क डन ऑन द सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट पे अभी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है नीचे की तरफ. मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अपना मस्कुलर फोर्स लगाता हूँ और इसको डिस्प्लेस करता हूँ. फोर्स लगाया, डिस्प्लेस किया, यानी मैंने क्या किया? वर्क किया. तो मैंने यहाँ पे जो वर्क किया वो किसकी हेल्प से किया? मस्कुलर फोर्स की हेल्प से. और ये जो मेरा मस्कुलर फोर्स है ये किसके अगेंस्ट लगाया मैंने? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लगाया. यानी मैंने इस ऑब्जेक्ट पे, इस चौक के ऊपर जो वर्क किया इसको ऊपर उठाने के लिए वो एक फोर्स के अगेंस्ट किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट. इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और मैं अपना वाला फोर्स लगा रहा हूँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में. सो द वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम. क्यों? क्योंकि हम एक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं. ओके, तो द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P. इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बाहर की तरफ काम कर रहा था उसके अगेंस्ट हमने अपना वाला फोर्स लगा के इसको Q2 को इनफाइनाइट से कहाँ शिफ्ट कर दिया? P पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया. तो उससे हुआ क्या? एज ए रिजल्ट द चार्ज सिस्टम गेट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इसको इनफाइनाइट से जब हम P पॉइंट पे लाए तो हमने इस पे वर्क किया सिस्टम के ऊपर. वो जो वर्क हमने किया वो क्या बन गया? इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बन गया. सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बन के वो स्टोर हो गया. ओके, तो इस केस के अंदर द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव. कैसे? देखिए हमें पता है वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज, Q2 चार्ज को हम कहाँ से लेके आ रहे हैं? Q2 चार्ज पे हम वर्क कर रहे हैं. कहाँ से कहाँ लाने में? इनफाइनाइट से P पॉइंट पे लाने में. तो वर्क डन ऑन दिस चार्ज मूविंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू P पॉइंट, इस पॉइंट पे ला रहे हैं. P पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट कौन सा है? इनफाइनाइट. और लेके कहाँ आ रहे हैं? फाइनल पॉइंट कौन सा है? P पॉइंट. सो इनफाइनाइट से P पॉइंट हम वर्क कर रहे हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. फाइनल पॉइंट कौन सा है? P पॉइंट. तो P पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट कौन सा है? इनफाइनाइट, जहाँ से स्टार्ट किया था हमने चार्ज को मूव करना. सो पोटेंशियल एट इनफाइनाइट. और ये जो वर्क डन है इसी को हम क्या कहते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या सिंपल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो डेल U अपॉन Q2 इज इक्वल टू VP पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट. सो del U upon Q2, del U upon Q2 Vp minus V infinite. What is this? Potential difference. So this is potential difference. Del U is equal to Q2 into del V. Del V क्या है? Potential difference. और what is del U? Change in potential energy. So potential energy of final configuration minus potential energy of initial configuration. Final configuration कौन सा है? ये वाला, जब चार्ज Q2 कहाँ आ चुका है? P पॉइंट पे. और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा था? जब Q2 चार्ज कहाँ था? इनफाइनाइट पे. ओके, Q1 तो अपनी जगह पे ही है शुरू से. इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में Q2 इनफाइनाइट पे था और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में Q2 कहाँ गया था? P पॉइंट पे आ गया था. P पॉइंट पे हम लेके आ गए थे. तो जब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे तब इनके पास एनर्जी कितनी थी? UI, energy of initial configuration. This is not the energy of a point. इनिशियल पॉइंट की एनर्जी नहीं है ये, जहाँ से स्टार्ट किया एनर्जी उसकी नहीं है. जहाँ से स्टार्ट किया उस वक्त की एनर्जी है. किसकी? पूरे सिस्टम की. सो रिमेंबर दिस, I stands for initial charge configuration, F stands for final charge configuration. तो यहाँ पे याद रख लीजिए, दिस इज नॉट इंडिकेटिंग ए पॉइंट, इट इज इंडिकेटिंग द कॉन्फ़िगरेशन, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इनिशियली.
चार्ज कॉन्फ़िगरेशन फाइनली। ओके, तो इनिशियल में चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जब Q2 चार्ज इनफाइनाइट पे था तब इस सिस्टम के पास एनर्जी थी क्या? नहीं थी एनर्जी, जीरो एनर्जी थी, क्योंकि Q2 चार्ज कहाँ था? इनफाइनाइट पे था। इनफाइनाइट पे रिपल्शन का फोर्स नहीं लग रहा था, रिपल्शन का फोर्स नहीं लग रहा था तो फिर कोई एनर्जी नहीं थी इनके पास, सिस्टम के पास। ओके, नाउ दिस इज एनर्जी ऑफ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। सो चेंज इन एनर्जी क्या है? रिमेंबर दिस, व्हाट इज मीन बाय चेंज ऑफ एनर्जी? चेंज ऑफ एनर्जी मीन्स energy of final configuration of the system, energy of the initial configuration of the system. This energy is related to both charges, this energy is related to also both charges. This energy is for system, energy of system. So ये हमारे पास क्या आ गई? एनर्जी ऑफ सिस्टम। कौन सा सिस्टम? फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। जब Q2 चार्ज किसके ऊपर आ गया? P पॉइंट पे आ गया। देखिए इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है? जीरो, ये हमें पता है। इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होता है, इसलिए वर्क डन जीरो होता है, इसलिए पोटेंशियल भी जीरो होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से F इज इक्वल टू Q इंटू ई, फोर्स जीरो हो जाएगा। फोर्स जीरो होने से वर्क डन विच इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन जीरो हो जाएगा। और अगर वर्क डन जीरो हो गया तो पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन अगर जीरो है तो पोटेंशियल भी क्या हो गया? जीरो। तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना? जीरो। सो फाइनल एनर्जी, एनर्जी ऑफ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू Q2 इंटू Vp, पोटेंशियल एट पॉइंट P। Q2 पोटेंशियल एट पॉइंट P, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। पोटेंशियल कौन बना रहा है? Q1 सोर्स है, तो Q1 चार्ज से R डिस्टेंस पे P पॉइंट लोकेटेड है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। सो ये लिख दिया हमने। तो एनर्जी कितनी होगी? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। सो दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। जो हमने वर्क किया इनफाइनाइट से Q2 चार्ज को P पॉइंट तक लेके आए, जो हमने वर्क किया, जो हमने एनर्जी खर्च करी, वो एनर्जी ये है। और ये किसके पास है अभी? ये सिस्टम के पास है, Q1 Q2 के पास है। ओके, सो रिमेंबर दिस, फाइनली दिस चार्ज सिस्टम और चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हैज स्टोर्ड द एक्सटर्नल वर्क एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विच इट कैन यूज़, जो ये यूज़ में ले सकता है फ्यूचर में, कभी भी किसी भी इंस्टेंट पे ये यूज में ले सकता है। ओके, कब लेगा, कैसे लेगा, वो इसका मैटर है। ओके, तो सो रिमेंबर दिस, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ओके, एक्सटर्नल फोर्स के साथ में, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो हमने वर्क किया वही क्या है? चेंज इन एनर्जी। तो ध्यान रखिए, जब भी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। ओके, ये देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पे एनर्जी कितनी? जीरो। फाइनल पे कितनी? UF, ये आ गया, ये वैल्यू हमने यहाँ से रख ली। इनफाइनाइट पे जीरो, तो जो भी वैल्यू निकल के आई वो कैसे निकल के आई? पॉजिटिव। सो डेल U बिकम्स U। ओके, और ये U क्या है? पॉजिटिव वैल्यू। So del U is equal to U which is more than 0. So the change in energy is U which is positive. Okay. Now अगर हम इसकी जगह पे if we take two opposite charges, similar nature charges की जगह पे अगर हम opposite nature के charges लेंगे तो देखिए क्या होता है। अपोजिट नेचर के चार्जेस लेंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? एट्रैक्शन वाला। एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे तो एनर्जी जीरो होगी। अब देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, कैसा है? अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं। इस नेगेटिव सोर्स चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव होगा। सो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। ओके, अब इनफाइनाइट से Q2 चार्ज को हम P पॉइंट पे लेके आते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? एट्रैक्शन का फोर्स। अगर ये रेस्ट में है Q1 चार्ज और Q2 को हमने फ्री छोड़ रखा मूव करने के लिए, तो Q2 चार्ज क्या करेगा?
Q1 से दूर जाएगा या Q1 की तरफ जाएगा? तो आंसर है Q1 की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन वाला फोर्स काम कर रहा है। तो इसका इंटेंशन क्या है Q1 की तरफ जाना, तो ये अपने आप ही चला जाएगा। ओके, इसमें एक्सटर्नल हमें वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्सटर्नल कोई इस पर फोर्स लगाने की, इसको इनफाइनाइट से P पॉइंट पे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले क्यों ज़रूरत पड़ रही थी जब दोनों सेम नेचर के चार्जेस थे? क्योंकि पहले वाले केस में रिपल्शन का फोर्स काम कर रहा था। रिपल्शन का फोर्स दोनों चार्जेस को एक दूसरे से दूर कर रहा था, तो हमें पास में लेके आना था। तो अगर पास में लेके आना था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमें काम करना था, तो इसलिए वहाँ पे एक्सटर्नल वर्क की, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट थी सिस्टम को पास लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ये वाला चार्ज Q1 के पास अपने आप ही आ जाएगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। तो Q2 चार्ज अपने आप ही यहाँ पे आ जाता है। इस केस में हम क्या कहेंगे? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या वर्क इज डन बाय द सिस्टम? तो आंसर इज वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब यहाँ पे सिस्टम खुद काम कर रहा है, इसके पास कैपेबिलिटी है, इसके पास अट्रैक्शन वाला फोर्स अवेलेबल है जो इन दोनों को अपने आप पास में ले आएगा। ओके, तो Q2 चार्ज अपने आप P पॉइंट पे आ जाता है। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हमारा? इनफाइनाइट। फाइनल पॉइंट कौन सा है? P। सो Vp माइनस V इनफाइनाइट। पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज को कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं? इनफाइनाइट से P पॉइंट पे। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा है या एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स यानी हमारा फोर्स कर रहा है। तो आंसर है ये वाला जो वर्क हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये वाला काम हो रहा है, ये वाला वर्क हो रहा है। ओके, सो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके ऊपर? Q2 चार्ज के ऊपर। सो दिस इज चेंज इन एनर्जी Q2 Vp माइनस V इनफाइनाइट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये पहले इनफाइनाइट से चार्ज को P पे लेके आ रहे हैं, लेकिन ये कौन सा फोर्स है? ये कौन सा वर्क है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क है। ओके, अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन निकल के आता है? डेल यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन Q2 इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q2 पोटेंशियल डिफरेंस, U फाइनल माइनस U इनिशियल। ओके, इनफाइनाइट पे अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, तब भी इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की? जीरो। कैसे? इनफाइनाइट से जब ये चार्ज यहाँ पे आता है तो जैसे जैसे पास आएगा यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज की तरफ चलते हैं पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता जाता है। यानी ये एनर्जी, इसकी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। यहाँ पे इसके पास एनर्जी है कुछ, इनफाइनाइट पे इसके पास कुछ एनर्जी नहीं है। जैसे ही ये थोड़ा आगे आएगा फिर इसकी एनर्जी बढ़ी नेगेटिव में, फिर नेगेटिव में बढ़ी, फिर नेगेटिव में बढ़ी, फिर नेगेटिव बढ़ी, यहाँ तक आते आते इसके पास नेगेटिव में हो गई 100 जूल एनर्जी। इनफाइनाइट से यहाँ तक आ गया 100 जूल एनर्जी नेगेटिव में। ओके, तो ये 100 जूल एनर्जी लेके आ गया यहाँ तक। अब इसको वापस इनफाइनाइट पे लेके चलते हैं। जब इसको हम इनफाइनाइट पे लेके जाएंगे तो क्या होगा? हम इस पे वर्क करेंगे। 10 जूल किया, 20 जूल किया, 30 जूल किया, 40 जूल किया, इनफाइनाइट पे लेके आ गए, इस पे वर्क कर दिया 100 जूल। तो वापस इस P पॉइंट से इनफाइनाइट तक लाने में हमने इस पे कितना वर्क किया? 100 जूल। पहले कितना वर्क डन है इसके पास? -100 जूल। हमने कितना कर दिया? 100 जूल। और कहाँ पहुँच गया चार्ज? इनफाइनाइट पे। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी इसके पास इनफाइनाइट पे? -100 + 100 0। ओके, पहले इसके पास कितनी थी जब ये चार्ज यहाँ था? -100। इसको लेके यहाँ पे आ गए हम, तो वापस से एनर्जी कितनी होगी इसकी? +100। तो -100 + 100 टोटल कितनी होगी? 0। या यूँ समझ लीजिए -100 यहाँ थी, जैसे जैसे पीछे जाएगा वापस से एनर्जी कैसी होती जाएगी? कम होती जाएगी, और फाइनली क्या हो जाती है? 0। तो जब Q2 चार्ज इनफाइनाइट पे था तब इस कॉन्फ़िगरेशन के पास, इस चार्ज सिस्टम के पास एनर्जी कितनी थी? 0। ओके, तो चाहे सिमिलर चार्जेज हो चाहे अपोजिट चार्जेस हो, इनफाइनाइट पे अगर चार्ज है यानी सिस्टम का जो सेपरेशन है वो इनफाइनाइट है, तब एनर्जी कितनी होती है सिस्टम के पास? चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के पास एनर्जी कितनी होती है? 0। सो रिमेंबर दिस। ओके, नाउ ये इनिशियल एनर्जी कितनी? 0। U फाइनल Q2 × Vp - 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए
पोटेंशियल कैसा है यहाँ पे, Vp की वैल्यू कैसी है यहाँ पे, नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पे कौन सा साइन आ गया, नेगेटिव का साइन। ओके, तो अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं तो सिस्टम के पास जो एनर्जी होगी, उन दोनों चार्जेस को पास में लाने के लिए उस सिस्टम के पास जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव में, -1/4πε Q1 Q2 अपॉन R। ओके, सो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब थ्योरेटिकल देख लीजिए, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, किसके कारण, कौन कर रहा है वर्क, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम बाय इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in moving charge from infinite to point P. As a result, charge system gets energy or release energy, releases energy. Okay, releases energy. The change in potential energy is negative. सो नेगेटिव, देखिए नेगेटिव आ गई है एनर्जी, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल क्या है इस पॉइंट का, नेगेटिव। फाइनली दिस चार्ज सिस्टम और चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हैज रिलीज्ड या यूज्ड, इसने एनर्जी को यूज में ले लिया, यूज यानी खर्च कर दिया। एक तो होता है कमाना और एक होता है खर्च करना। पहले वाले केस में इसने सिस्टम ने एनर्जी कमाई थी, ओके, इसके ऊपर वर्क किया था तो उस एनर्जी को इसने स्टोर कर लिया था, तो इसने एनर्जी कमाई थी। यहाँ पे इसने क्या करा, एनर्जी को यूज किया यानी खर्च किया। हैज यूज्ड द एक्सटर्नल, हैज यूज्ड द इंटरनल वर्क वर्क एज एनर्जी विच एज एनर्जी। ओके, अब देखिए ये वाला जो चेंज इन एनर्जी है ये वर्क कौन कर रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा है वर्क। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये साइन आ गया नेगेटिव का। सो रिमेंबर दिस, द चेंज इन एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, ये नेगेटिव साइन। ये जो वैल्यू निकल के आई है 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R, ये क्या चीज है, दिस इज वर्क डन। ये जो वैल्यू है क्या है, ये वर्क डन। ये हमने पहले जो डेरिवेशन करी है वही चीज है, एंड दिस डेरिवेशन इज बिकॉज ऑफ वर्क डन, वर्क डन है ये। और ये वर्क डन कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो वर्क हुआ है। सो रिमेंबर, व्हेन सिस्टम खुद अपना काम करता है, सिस्टम खुद काम कब करता है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यूज में लेता है। ओके, सो रिमेंबर दिस, वेन एवर वी से द सिस्टम इज डूइंग वर्क या द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इट मीन्स कि सिस्टम के पास अपनी खुद की कोई फोर्स है, कोई कैपेबिलिटी है, कोई उसके पास अपना है जो उसको वर्क करके दे रहा है। ओके, इधर सिस्टम के पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो इसका अट्रैक्शन का फोर्स इसके पास है जो इसको वर्क करके दे रहा है, जो इसके चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लेके आ रहा है। तो हमारे एक्सटर्नल वर्क की, हमारे एक्सटर्नल फोर्स की, हमारे एक्सटर्नल सपोर्ट की इसको जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि इसके पास अट्रैक्शन का फोर्स है, तो ये अपना वर्क कर रहा है खुद। ओके, सो वी आर सेइंग दैट द वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम। और जब ये खुद काम करेगा तो ऑब्वियसली कोई भी काम करे एनर्जी खर्च होती है। हमने इस पे काम किया तो हमने एनर्जी खर्च करी, अब ये काम कर रहा है खुद तो ये एनर्जी खर्च करेगा। ओके, तो हमने जब इस पे काम किया था तो हमारी एनर्जी खर्च हुई थी, उसको इसने स्टोर कर लिया था। अब ये काम कर रहा है तो इसके पास जो एनर्जी है उसको ये यूज में कर ले रहा है, यूज में ले रहा है यानी खर्च कर रहा है। पहले एनर्जी ये ले रहा था, अब एनर्जी ये दे रहा है। ओके, काम करने के लिए। सो दिस इज द डिफरेंस। अपोजिट नेचर के चार्जेस में जब उनको पास में लाते हैं तो
वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिमिलर नेचर के चार्जेस में जब चार्जेस को पास में लाते हैं देन वी से वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सो दिस इज द डिफरेंस। तो ये पूरी आपको चीज़ें याद रखनी है, और इसको और अच्छे तरीके से याद रखने के लिए आप सिंपल एक स्प्रिंग का एग्जांपल लीजिए। एक स्प्रिंग के पास एनर्जी कब होती है? दो ही कंडीशन में होती है, जब या तो वो कंप्रेस्ड हो या जब वो स्ट्रेस्ड हो, खिंचा हुआ हो। ओके, इक्विलिब्रियम में एक स्प्रिंग है, उसके एक पॉइंट पे हमने Q1 चार्ज लगाया और दूसरे एंड पे Q2 चार्ज लगाया। Q1 वाले एंड को हमने रेस्ट पे रखा है, पकड़ के रखा है। मूव करने का काम हम किसको करेंगे? केवल Q2 को करेंगे। अब देखिए ये इक्विलिब्रियम में है, यानी इसके पास अभी कोई एनर्जी नहीं है। अब हमने क्या करा? इस स्प्रिंग को दबाया, यानी Q2 चार्ज को हम दबा रहे हैं। ओके, ये कौन सा चार्ज है? प्लस Q1, और ये कौन सा है? प्लस Q2। तो देखिए जब हम इस स्प्रिंग को दबाते हैं तो स्प्रिंग को दबाने से होता क्या है? जैसे जैसे हम स्प्रिंग को दबाते हैं स्प्रिंग के अंदर अपना स्प्रिंग का खुद का फोर्स डेवलप होता है, जिसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। वो बाहर की तरफ काम करता है। उस फोर्स के अगेंस्ट हम अपना वाला फोर्स लगा के दोनों चार्जेस को पास में ला रहे हैं। ओके, और ऐसे करते करते उस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हम अपना फोर्स लगाते हैं और Q2 चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं, और यानी कि हम वर्क कर रहे हैं, और वो वर्क इसकी एनर्जी बन के, पोटेंशियल एनर्जी बन के इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग में स्टोर हो चुका है। स्प्रिंग को हमने क्या करा? दबा दिया विथ हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इट्स रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो जब एक फोर्स के अगेंस्ट हमने फोर्स लगाया तो हमने क्या करा? सिस्टम के ऊपर वर्क किया। ओके, अब इस सिस्टम के पास, इस स्प्रिंग के पास एनर्जी है, वही एनर्जी जो हमने इस पर वर्क करके दी इसको, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अभी एनर्जी इसके पास है। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो इसमें से एक एंड को छोड़ दीजिए, वो भागेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है दो सिमिलर चार्जेस में, प्लस Q1 और प्लस Q2। दोनों चार्जेस को जब हम पास में लाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में कैसा लग रहा है? रिपल्शन का बाहर की तरफ। उस रिपल्शन वाले फोर्स के अगेंस्ट हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इनको पास में लेके आए। ओके, और जैसे जैसे हम पास में ला रहे हैं रिपल्शन का फोर्स बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे हमारा वर्क डन बढ़ता जाता है, और वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी हो गई। यहाँ से लेके आना शुरू किया 10 जूल, 20 जूल, 30 जूल, 40 जूल, यहाँ तक लेके आया 100 जूल। अब इसके पास कंप्रेस्ड स्प्रिंग के पास 100 जूल एनर्जी है। ओके, सो एक कंप्रेस्ड जो स्प्रिंग है उस पर जो हम वर्क करते हैं उनको इक्विलिब्रियम से कंप्रेस करने के लिए वैसा ही वर्क हमें करना पड़ता है दो सिमिलर नेचर के चार्जेस के ऊपर। जब हम कहते हैं वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, दो सिमिलर नेचर के चार्जेस एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, नेचुरल टेंडेंसी उनकी दूर जाने की, लेकिन हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उनके इंटेंशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ओके, तो उसके पास हम क्या दे देंगे? एनर्जी दे देंगे उस सिस्टम को। तो एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग जो है वो बिहेव करती है किसके जैसे? सिमिलर चार्जेस के जैसे, व्हेन द वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। ऐसे ही अगर हम स्ट्रेच स्प्रिंग की बात करें या फिर इसी कंप्रेस स्प्रिंग को देखिए, कंप्रेस स्प्रिंग को अगर हम किसी भी एक एंड को फ्रीडम देते हैं तो वो क्या करेगा? भागेगा, पोटेंशियल एनर्जी लेके वो भागेगा। अब जब पोटेंशियल एनर्जी लेके भागेगा, ये स्प्रिंग के जो दो एंड है दबे हुए हैं, कंप्रेस्ड है, अब ये जब दोनों एक दूसरे से भागेंगे दूर, उस वक्त क्या हमारी हेल्प की ज़रूरत है? नहीं है। उस वक्त ये किसकी मदद से भागेंगे? खुद के पास जो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी है, खुद का जो इनका रिस्टोरिंग फोर्स है, वो ये काम करेगा, यानी स्प्रिंग खुद अपने आप ये काम करेगी। तो इस केस में हम क्या कहते हैं? द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ओके, तो स्प्रिंग को दबाते हैं तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और स्प्रिंग दबी हुई स्प्रिंग जब भागती है, छूटती है, देन वी से द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ओके, अब ऐसे ही अगर एक स्प्रिंग को इक्विलिब्रियम में है, उसको खींचते हैं तो देखिए क्या होता है। जब हम खींचते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स अब किस तरफ काम करता है? अंदर की तरफ। अब रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ काम कर रहा है, हमारा वाला फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा है। तो जब स्प्रिंग को खींचते हैं तब भी हम क्या कहते हैं? वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग, क्योंकि तब हम क्या कर रहे हैं? रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ है और हमारा एक्सटर्नल फोर्स हम किस तरफ लगा रहे हैं? बाहर की तरफ। तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो हमारा वर्क डन कैसा है? अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। तो वापस से हम क्या कर रहे हैं? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब भी हम किसी फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा के वर्क करते हैं, देन वी से दैट वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम। ये हमें ध्यान रखना है। तो जब स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर है, वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम।
बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाहर की तरफ। ओके, तो अब ये किसके सिमिलर लग रहा है? तो ऑब्वियसली ये किससे सिमिलर लग रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, यानी दो अपोजिट चार्जेस। दो अपोजिट चार्जेस का टेंडेंसी क्या है? एक दूसरे के पास आने की, एक दूसरे के नज़दीक आने की। उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है एक दूसरे की तरफ। तो हम उस टेंडेंसी के विपरीत काम कर रहे हैं, उनकी जो इंटेंशन है उसके अपोजिट काम कर रहे हैं। तो अब हम क्या करें? वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। तो ऑब्वियसली जब भी स्प्रिंग को दबाएंगे या स्प्रिंग को खींचेंगे, इन दोनों केस में हम क्या कहेंगे? वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। और एक दबी हुई स्प्रिंग को जब छोड़ेंगे या खींची हुई स्प्रिंग को जब छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आना चाहेंगी। दबी हुई स्प्रिंग फैलना चाहेगी और फैली हुई खींची हुई स्प्रिंग छोटा होना चाहेगी, इक्विलिब्रियम के अंदर आना चाहेगी। तो एक दबी हुई स्प्रिंग और एक खींची हुई स्प्रिंग अपनी पुरानी कंडीशन में जब आना चाहती है तब उनको एक्सटर्नल सपोर्ट की, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्सटर्नल कोई बाहर से उनको एनर्जी दे ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनके पास ऑलरेडी एनर्जी होती है उस केस में, और उसी एनर्जी को वो यूज में लेते हैं और खुद काम करते हैं। तो हम कहते हैं वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। ओके, सो रिमेंबर दिस, वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम के कई एग्जाम्पल है। जब भी हम किसी फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा के वर्क करेंगे देन वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। सीढ़ियाँ चढ़ना, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम अपना फोर्स लगा रहे हैं बॉडी का। सो वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। तो अब यहाँ पे सिस्टम कौन है? तो मान लेते हैं हम खुद ही सिस्टम है, तो हम अपने पे काम कर रहे हैं। और इसका प्रूफ ये है कि हम जब ऊपर जाते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। उस एनर्जी को यूज में लेके जब हम नीचे उतरते हैं तो नीचे उतरते वक्त हमें इतनी दिक्कत नहीं होती। हम चाहें तो ऊपर से कूद भी सकते हैं, कूदते हैं नीचे गिरते हैं, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास। ओके, नीचे सरफेस सही है तो हम बच जाते हैं, नहीं तो नुकसान होता है। सो रिमेंबर दिस, जब भी हम फोर्स के अगेंस्ट कुछ भी करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स है या किसी भी फोर्स के अगेंस्ट कोई काम करते हैं, तो हम कहते हैं कि वी आर डूइंग वर्क। हमारा वर्क तभी कंसीडर होता है, तभी काउंट होता है। जैसे एक फिसल पट्टी है, फिसल पट्टी के ऊपर चढ़ते हैं तो हम थकते हैं क्योंकि हमने काम किया है। उसी फिसल पट्टी पे जब ऊपर चढ़ के वापस नीचे आना होता है तब हम काम नहीं करते, तब तो हम फिसल के नीचे आ जाते हैं, तब हम नहीं थकते। तो जब हम फिसल पट्टी पे चढ़ते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं, और जब फिसल पट्टी से नीचे आते हैं तो ग्रेविटी हम पे काम करती है। तो पहले केस में ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने काम किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमने काम किया, तो इसलिए हम कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। और उसका प्रूफ ये कि हम थक जाते हैं, हमने काम किया इसलिए हम थक रहे हैं। और जब हम पे कोई काम कर रहा है तो हम क्यों थकेंगे? काम करने वाला थकेगा। तो ग्रेविटी जब हम पे काम करती है तो हम नहीं थकते। इसलिए ऊपर से कूदने में और ऊपर चढ़ने में, दोनों में डिफरेंस है। जब हम चढ़ते हैं तो थकते हैं, जब उतरते हैं या गिरते हैं तो नहीं थकते। ओके, वही चीज़ यहाँ पे है। दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, जाना चाहेंगे, अगर उनको अलाउ किया तो वो चले जाएंगे, और उस केस में हमें कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। वर्क इज़ बीइंग डन बाय द सिस्टम। दो अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, वो एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, आना चाहेंगे, आने दीजिए, फ्रीडम दीजिए, तो उस केस में क्या होगा? द वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे देखिए वर्क डन कौन कौन कर रहा है? वर्क डन एक एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू। जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू वर्क डन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है वो नेगेटिव आता है। उसका प्रूफ ये है। व्हाट इज यू? यू इज इक्वल टू डेल यू। डेल यू क्या था? यू ऑफ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस यू ऑफ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। डेल यू इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन 0 हो गया, तो डेल यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो गया? फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी के इक्वल। और फाइनल एनर्जी कितनी आ रही है? माइनस में। ओके, तो जो वर्क डन है, ये डेल यू हमने किसके इक्वल लिखा था? वर्क डन। तो जो चेंज इन एनर्जी है वो कैसी है? नेगेटिव। तो रिमेंबर दिस, जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, या यूँ समझ लीजिए जब सिस्टम काम करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा। और जब हम सिस्टम पे काम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो है वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव बिकॉज काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव if work is done by external force, external agent. So
दिस इज़ ऑल अबाउट वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।